अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल अब्बासी है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सैटेलाइट टाउन में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज के सेशन में हम रोमांटिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। एज यू आर फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1798 टू 1832। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। रोमांटिसिज्म characterized by its emphasis on emotions, imaginations and individual experience। तो रोमांटिसिज्म जो है जज्बात के ऊपर, हमारे तखयलात के ऊपर और हमारे इनफरादी तजुर्बात के ऊपर बुनियाद बनाकर अपनी इस मूवमेंट को खड़ा करता है। और इसमें एक रिएक्शन था जो एक इनलाइटनमेंट पीरियड का फोकस था, जिसने रीजन के ऊपर, या नियो क्लासिकल पीरियड था जिसने क्लासिकल फॉर्मेट्स के ऊपर जोर दिया था। वहां पर उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, साइंसी अंदाज में एम्पिरिसिज्म का जिक्र हुआ। लेकिन इस रोमांटिसिज्म ने जो अपना ताल्लुक है वो सब्जेक्टिविटी के ऊपर, अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर रखा, फितरत को बतौर सेंट्रल पॉइंट रखा और इसी तरीके से इमोशंस और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को, जज्बात को यहाँ पर तवज्जो दी गई। मजीद अगर हम देखें तो इसके टाइम पीरियड के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट रोल था वो मैरी शेले का था, जिसने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा एक नावल था जो 1818 में पब्लिश किया गया। सो इस पीरियड के बारे में अगर आप आएंगे, सो ये 732 साल बाद आया, एट द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। अगर हम इंग्लिश हिस्ट्री को डिवाइड करें, देन वी फाइंड दैट एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड फ्रॉम 449 टू 1066। उसके बाद जो अगला दौर आता है वो मिडल एजेस का है, जो 1066 से लेकर 1485 तक चलता है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है जिसको हम रेनेसांस कहते हैं, जो 1485 टू 1660 चलता है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड द रेस्टोरेशन पीरियड गोज टिल द 18th सेंचुरी। और उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड जो शुरू होता है, जिसको हम रोमांटिक टाइम पीरियड कहते हैं, वो 1798 से लेके 1832 तक चलता है। मजीद अगर आगे इस वीडियो में बढ़ा जाए तो एक इम्पोर्टेंट रोल जो इंसिडेंट हुआ था, रोल प्ले हुआ हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसी टाइम पीरियड के साथ ये रोमांटिक मूवमेंट भी शुरू हुई। द पीरियड इज सेड टू एंड विद द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ऑफ 1832 that led the political foundations for modern Britain। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही चूंकि दो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज, जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में अपना रोल प्ले किया था। सो यहाँ पर अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं वर्ड के, तो रोमांटिक कम्स फ्रॉम द टर्म रोमांस, and romance was one of the most popular genres of medieval literature। So ये जो medieval literature था, जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं या मिडल एजेस के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर एक रोमांस लिखे जाते थे। तो वहां से रोमांस से रोमांटिसिज्म शुरू हुआ। चूंकि वो रोमांसेस हुआ करते थे, वहां पर क्वींस की जंगों के अंदर नाइट्स जो थे वो अपना रोल प्ले किया करते थे। तो वो एक कसीदे लिखे जाते थे मुख्तलिफ किस्म की जंगों के अंदर पार्टिसिपेशन के। सो डेफिनेशन की अगर बात की जाए, रोमांटिसिज्म रेफर्स टू द मूवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। रोमांटिसिज्म को हम 5 किस्म के आई के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें पहला है इमेजिनेशन, दूसरा है इंटुइशन, तीसरा आइडियलिज्म,
फोर्थ वन इज इंस्पिरेशन एंड फिफ्थ वन इज इंडिविजुअलिटी। पहला अगर देखा जाए इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन वाज एम्फेसिस्ड अवर रीजन, कि यहाँ पे तखयलात को ज्यादा जोर दिया गया। किस चीज के ऊपर? रीजन के ऊपर, अकल के ऊपर, शऊर के ऊपर। क्योंकि ये बैकलैश था रैशनलिज्म का, जो करेक्टराइज था न्यूलिज्म के अंदर, न्यू क्लासिकल लिटरेचर के अंदर, या न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर, जिसको हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, जहां पर अकली और मंतकी चीजों को परखा जाने लगा। और इमेजिनेशन वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग ऑल आर्ट, कि इमेजिनेशन वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ब्रिटिश राइटर एस टी कॉलरिज ने इसको कहा इंटेलेक्चुअल इंटुइशन, कि हमने यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल इंटुइशन पैदा किया। इंटुइशन जो है ना, वो आप विजदान को कहते हैं। तो रोमांटिक्स प्लेस्ड वैल्यू ऑन इंटुइशन, वजद को और फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स अवर रीजन, कि वहां पे जज्बात को, इमेजिनेशंस को ज्यादा वैल्यू दी गई, रीजन को, अकल को, मंतक को साइड पे रखा गया। इमोशंस वर इंपॉर्टेंट इन रोमांटिक आर्ट, इमोशंस की ज्यादा वैल्यू रखी गई रोमांटिक आर्ट के अंदर। ब्रिटिश रोमांटिक्स राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, के पोइट्री जो थी एक जज्बात का ओवरफ्लो था, जज्बात के बहाव का नाम था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के थे। उसका ओवरफ्लो जब रिकॉर्ड किया गया पोइट्री के अंदर, तो उसको पोइट्री कहलाया गया। सो यहाँ पर आइडियलिज्म इज द कॉन्सेप्ट दैट वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आइडियलिज्म रेफर्स टू एनी थीरी दैट एम्फेसाइजेस द स्पिरिट, द माइंड, द लैंग्वेज ओवर द मैटर, कि यहाँ पर स्पिरिट को, जज्बों को ज्यादा वैल्यू देगी। थॉट हैज बिकम अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द वर्ल्ड द वे इट इज, के वहां पे क्या हुआ कि इन आइडियलिज्म को एक ज्यादा वैल्यू देगी। अगली चीज इंस्पिरेशन है। रोमांटिक वैल्यूज और रोमांटिक आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स, दे आर इंस्पायर्ड एंड दे वर कंसिडर्ड एज इंस्पायर्ड क्रिएटर रादर देन टेक्निकल मास्टर, कि वो इंस्पायर्ड थे, वो बहुत सी चीजों से मुतासिर होते थे, जिसमें फितरत है, जिसके अंदर बचपना है, जिसके अंदर और बहुत सी आइडियल किस्म की तख्लीकात शामिल हैं। सो व्हाट दिस मीन्स इज गोइंग विद द मोमेंट और बीइंग स्पॉन्टेनियस रादर देन गेटिंग इट प्रिसाइज, के जज्बात को अपने बहाव के अंदर बहने दिया जाए, और बहुत ज्यादा अकल, शऊर का इस्तेमाल किए बगैर जो कुछ भी आपको समझ आए उसी लम्हे के अंदर फिलबदी जुमलों को कहा जाए और आगे नरेट किया जाए। अगली चीज जो है वो इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी एक शख्स और एक इंडिविजुअल की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू एक पूरी कौम के। रोमांटिक सेलिब्रेटेड द इंडिविजुअल, कि उन्होंने एक इंडिविजुअल को, इनफरादी शख्स को ज्यादा वैल्यू दी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वुमेन्स राइट्स वाज टेकिंग प्लेस एज मेजर मूवमेंट, तो खवातीन की जो हकूक की मूवमेंट चल रही थी वो ज्यादा जोर पकड़ रही थी, जिसके अंदर वाल्ट विटमैन, अ लिटिल रोमांटिक राइटर, would write a poem entitled Song of Myself. It began I celebrate myself, कि अपने बारे में आई का, माई का इस्तेमाल लिटरेचर के अंदर आना शुरू हो गया था। लिटरेचर सब्जेक्टिव होना शुरू हो गया था, ऑब्जेक्टिविटी को साइडलाइन कर दिया गया था। सो इस एज को अगर आप देखें तो ये एज मुख्तलिफ होती है एज ऑफ रीजन के साथ, क्योंकि ये रोमांटिक एज है। सो इस एज के अंदर अगर देखा जाए तो इमेजिनेशंस और इमोशंस को ज्यादा वैल्यू दी गई एज कंपेयर टू रीजन एंड जजमेंट। यहाँ पर लोगों का, जो राइटर्स का कंसर्न था, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में था। वेयर एज एज ऑफ रीजन के अंदर आप यूनिवर्सल और आफाकी तजर्बात को ज्यादा मद्देनजर रखते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी गई इंडिविजुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस को, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को, और उनकी फ्रीडम को दी गई। जबकि एज ऑफ रीजन या न्यू क्लासिकल टाइम के अंदर वैल्यू ऑफ सोसाइटी को देखा गया एज अ होल, वैल्यू ऑफ रूल्स को देखा गया, किस तरीके से कवानीन, रेगुलेशन ज्यादा वैल्यू रखते हैं। इसी तरीके से अगर आगे चला जाए तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस रोमांटिक एज की। पहली करेक्टरिस्टिक्स है कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड और अर्बन सोफिस्टिकेशन, कि एक बचपन और एक आम इंसान, उसकी क्या वैल्यू है और कितनी इंपॉर्टेंट है
उसको ज़्यादा वैल्यू दी गई बनिस्बत कि शहरी जो हमारी आदात हैं और शहर की जो सिविलाइजेशन है या शहरी खसलतें हैं। रोमांटिक्स बिलीव्ड in the natural goodness of humans, which is hindered by the urban life of civilization। कि अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन जो होती है वो हिंडर करती है, रुकावट डालती है इंसान की अच्छाइयों को जो नेचुरल तरीके से हैं। दे बिलीव दैट सैवेज इज नोबल, कि एक वहशीपन जो है वो नोबल है, वो एक अच्छा है। चाइल्डहुड इज गुड एंड द इमोशंस इंस्पायर्ड बाय बोथ बिलीव कॉज द हर्ट टू सोर, कि वो जो है ना वो क्या करते हैं, इमोशंस जो आपके होते हैं अच्छाई के, वो आपको इंस्पायर करते हैं, वो आपको आगे लेके जाते हैं। जैसा कि गज़ल आपको वो याद होगी, अगर आप ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। सो ये जो रोमांटिक्स हैं ये बचपन की तरफ वापस लौटे। ये इन्होंने क्या हुआ, जज्बात की तरफ वापस लौटे और उनको आइडियलाइज करवाए। इन्होंने दौलत, शोहरत या अर्बन सोफिस्टिकेशन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। इमोशंस और रीजन दूसरा पॉइंट है। रोमांटिक्स बिलीव दैट नॉलेज इज गेन्ड थ्रू इंट्यूशन रादर देन डिडक्शन, कि वो डिडक्टिव नॉलेज नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, एक प्रिंसिपल तरीके से नहीं था, रादर एक इंटुएशन था, जो इंटुएशन विजदान के थ्रू था। दिस इज बेस्ट समड अप बाय द वर्ड्सवर्थ, जिसको वो कहता है ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि वो फिलबदी है, वो जज्बाती तौर पे हो सकती है। फिर नेचर और आर्टिफिशियल। रोमांटिक स्ट्रेस द एव ऑफ नेचर इन आर्ट एंड लैंग्वेज, कि वहाँ पे नेचर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया गया और नेचर से रिलेटेड तजर्बात को, क्यूरियोसिटी को, एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा देखा गया। थ्रू अ कनेक्शन विद द नेचर रोमांटिक्स रिजेक्टेड, तो उन्होंने फितरत के साथ अपना ताल्लुक ज़्यादा गहरा बनाया। इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, एक इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दी गई, सोसाइटी को साइड लाइन रखा जाएगा। सोसाइटी इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना एक ख़ास शख्स या ख़ास महबूब इनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखता था। इसी तरीके से इमेजिनेशन और लॉजिक, इमेजिनेशन की ज़्यादा वैल्यू थी। तो 5 पॉइंट यहाँ पर देखे गए। पहला जो था वो कॉमन मैन था, जो अर्बन से बेहतर था। दूसरा इमोशंस थे, जो ज़्यादा वैल्यू रखते थे। तीसरा फितरत थी, जो आर्टिफिशियल लाइफ से ज़्यादा प्रेफरेबल है। फोर्थ वन इंडिविजुअल ज़्यादा वैल्यू रखता है। और पांचवा इमेजिनेशन की वर्थ और वैल्यू, प्रेस्टीज ज़्यादा है लॉजिक के मुकाबले में। इस पीरियड को अगर देखा जाए तो इसका कनेक्शन जो हमने शुरू में बात की थी मिडीवल राइटर्स के साथ था। मिडीवल राइटर ने सेल्फ क्या जो है ना कॉन्शियसली यूज किए एलिमेंट्स ऑफ रोमांस, जो अटेम्प्ट टू गो बैक, क्योंकि माजी की तरफ इनका तखयल ज़्यादा था, ये माजी के साथ इनका ताल्लुक ज़्यादा था, ये माजी के साथ अपना कनेक्शन ज़्यादा बनाते थे और माजी में रहना पसंद करते थे। तो इसी वजह से ये लोग ज़्यादा रोमांटिक, अच्छे रोमांटिक कहलाए। सो रोमांस यानरा अलाउड राइटर्स, क्या इन्होंने किया, न्यू साइकोलॉजिकल एंड मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने देखा और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। सो यहाँ पर अगर आप मजीद देखें, द राइटर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड लिव्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग सोशल अपहीवल, के वो एक सोशल डिस्टर्बेंस थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, फिर लोगों के रहने का अंदाज तब्दील हो गया था, पीपल लिव्ड एंड हाउ बिजनेस वाज डन, और फिर लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूवमेंट ज़्यादा थी। तो रोमांटिक लोगों को, रोमांटिक पीपल को, रोमांटिक राइटर्स को और पोइट्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसी तरीके से राइटर्स बिफोर दिस टाइम पीरियड टेंडेड टू रिलाई ऑन साइंस एंड रीजन, कि वो साइंटिफिक आइडियाज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि साइंस से दूर भागने की कोशिश की और अदब की तरफ, जज्बात की तरफ, इमोशंस की तरफ ज़्यादा करीब आए। सो राइटर्स सून आफ्टर दिस टाइम पीरियड सच एज विक्टोरियन एरा रोट इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो जो तब्दीलियाँ आई वो उन्होंने देखी। तो यहाँ पर इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें, रोमांटिक राइटर्स फोकस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशंस,
इन देयर वर्क अपने थिंकिंग को उन्होंने फोकस किया जो जज्बात से रिलेटेड थी। नीडेड कहता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस एंड टेकिंग प्लेस, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्होंने फिर उन सारी जो आर्टिफिशियल था, जो नकली चीजें थी, उनसे दूर रहना पसंद किया और फितरत के करीब गए, क्योंकि इमेजिनेशन इनके लिए सुपीरियर थे। सो अब आगे अगर हम देखें तो मैरी वालस्टोन, मैरी शेले का हमने जिक्र किया था। वो जो है ना, उसका जो वर्क था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर मैरी शेले की भी बात की जाए तो मैरी शेले जो थी उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो खुद जो है मैरी वालस्टोन क्राफ्ट की बेटी थी, जो पहली फेमिनिस्ट राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और आल्सो वो बेटी थी विलियम गॉडविन की, जो एक नावलिस्ट और फिलोसोफर भी थे। इसी तरीके से उनकी शादी जो थी पीबी शैले से हुई, जो बहुत यंग एज में हुई, और उनकी पहली बेटी की डेथ भी हो गई। इसी तरीके से पीबी शैले और अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होते गए। तो मैरी शैले ऐसा करेक्टर था जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था। तो उसने फिर इसी तरह का एक ऐसा ही नावल लिखा जिसको फ्रैंकिनस्टाइन कहते हैं, जो मॉडर्न प्रोमीथियस भी कहलाता है, जो एक गॉथिक से भरपूर नावल है। गोथिक एलिमेंट जो है वो खौफ से भरे हुए एलिमेंट हैं, जहां पर हॉरर होता है। फिर शैले वाज द फर्स्ट टू पब्लिश, इसने जो है ना 1818 में किया। एपिस्लरी नावल है। एपिस्लरी नावल वो नावल होते हैं जो खतूत की शक्ल में लिखे जाते हैं, खत लिखे जाते हैं दूसरे राइटर्स को। फॉलो साइंटिफिक जो है ना जीनियस हु ब्रिंग्स ऑल टेरिफाइंग मॉन्स्टर दैट टॉर्मेंट्स इट्स क्रिएटर। तो उसका जो करेक्टर था वो क्या करता है, अपने ही क्रिएटर को टॉर्मेंट करता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस फिक्शन नावल, पहला साइंस फिक्शन नावल था जिसने इंटरनेशनल सेंसेशन ली थी। स्टोरी हैज बीन अडॉप्टेड, ये कई सैकड़ों मरतबा ये स्टोरी दोबारा लिखी गई, और जिसको लाया गया कहाँ पर, मूवीज की सूरत के अंदर। सो रोमांटिक लिटरेचर दैट इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, हॉरर एंड सुपरनेचुरल इज नोन एज गॉथिक। जहाँ पर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, जहाँ पर क्या है, फिर हॉरर है, खौफ है, और इसी तरीके से सुपरनेचुरल एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, रादर दे आर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसी तरीके से फ्रैंकेनस्टाइन को आप एक नावल कह सकते हैं, एक ऐसा नावल जो रिलेट करता है आल सारे एलिमेंट के अंदर, जिसके अंदर ट्रबलसम टोन भी होती है, रिमोट सेटिंग भी होती है, मिस्टीरियस इवेंट्स भी होते हैं, और ये गोथिक लिटरेचर का है जो इनर इमोशंस को देखता है, और इसी तरह की सारी अटेंशन को ये को रिलेट करता है, जहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों की जंग जारी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इस पहले सेक्शन को एंड करेंगे। यहाँ पर ये जो सीरीज है रोमांटिक्स के बारे में, ये मजीद चलेगी, चूँकि इसमें रोमांटिक्स पोइट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में पूछिए, डिस्कशन कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।